एक वर्ष के रिसर्च के बाद आज धनु राशि के लिए आने वाले 5 से 7 वर्ष का जो समय होगा वो करीब किस प्रकार का होगा कि एक राशि के तो करोड़ों लोग होते हैं, सबका जीवन एक जैसा तो नहीं होता। हम भी यही कहते हैं। राम और रावण की राशि तो एक थी, कृष्ण कंस की राशि एक थी, फिर दोनों का विचार, दोनों का जीवन अलग कैसे। जय श्री राम मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और बहुत स्वागत है आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। ये जो कार्यक्रम है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे सोशल मीडिया पर बहुत बार कमेंट सुनने को मिलता है कि सर आप कुंभ राशि पर बहुत ध्यान देते हैं, अदर राशियों का क्या, बाकी राशि के बारे में कुछ डिटेल में क्यों नहीं बताते, धनु राशि के बारे में डिटेल रिसर्च करके कुछ क्यों नहीं बताते, आखिर आपकी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि ही क्यों है। तो इसी आप सभी के शिकायतों को, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के लोग हैं, मेरा प्रयास है कि आप सबके शिकायतों को दूर किया जाए। और आज इसी कारण से इतना डिटेल रिसर्च करके, शायद करीब करीब इस रिसर्च पर 1 वर्ष का समय लगा है। 1 वर्ष के रिसर्च के बाद आज धनु राशि के लिए आने वाले 5 से 7 वर्ष का जो समय होगा वो करीब किस प्रकार का होगा, इस पर आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। शायद ऐसी वीडियो आपको सोशल मीडिया पर दूसरी देखने को ना मिले, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इस कारण से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तरीके से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपकी उन शंकाओं का समाधान करेंगे जिसमें आप कहते हैं कि एक राशि के तो करोड़ों लोग होते हैं, सबका जीवन एक जैसा तो नहीं होता। हम भी यही कहते हैं कि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता है। इस वीडियो में आज वो आपकी शंका का समाधान करेंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज उस शंका का भी समाधान करेंगे कि जिसमें कहा जाता है कि राम और रावण की राशि तो एक थी, कृष्ण कंस की राशि एक थी, फिर दोनों का विचार, दोनों का जीवन अलग कैसे। इतने लोग धनु राशि के होते हैं, सभी का जीवन, सभी का विचार अलग कैसे। आज इन सभी शंकाओं का समाधान इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देखते रहें, समझते जाएं क्या परिस्थिति कब होने वाली है। आज ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको प्राप्त होने जा रही है। एक बात कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, यदि आप श्रीमद् भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा या श्री रामचरितमानस की कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं, देश में विदेश में आयोजन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा गायन करके आपको सुनाई जाए, मेरे द्वारा उस कथा को आप श्रवण करें और उस कथा के द्वारा सनातन धर्म के लोग एकत्रित हों, परिवार में प्रेम हो, जीवन में उत्पन्न हो रहे पितृदोष इत्यादि दूर हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। उस कथा का आप आयोजन अपने यहाँ करा सकते हैं। चलिए, आज मैं दूसरी बात भी आपको बताता हूं। मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। लाइव आपके लिए फ्री होता है, बाकी समय आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए धनु राशि पर मैं चर्चा करना प्रारंभ करता हूं। आप सबको एक बेहतरीन जानकारी मिले, ये प्रयास मेरा हमेशा रहता है। जब भी मैं धनु राशि के बारे में चर्चा करना शुरू करता हूं, धनु राशि के बारे में जब भी मैं विचार करना शुरू करता हूं, तो मुझे एक शब्द बड़ा सुंदर याद आता है, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा और गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। कारण है कि मैंने धनु राशि के लोगों के बारे में जब रिसर्च किया, जब जो धनु राशि के लोग थे, अलग अलग लोगों से मैंने उनके बारे में चर्चा की, उनके जीवन के बारे में चर्चा की, तो ये नजर आया कि स्वाभिमानी होने के कारण झुकने की जो प्रक्रिया है, या शुगर कोडेड वर्ड जिसको कहा जा सकता है, वो बहुत कम यूज करते हैं। स्वाभिमान के साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, प्योरिटी और ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, अच्छी तरीके से सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। बट क्योंकि चापलूसी नहीं आती है, इस कारण से जनरली लोगों से जीवन में पीछे रह जाते हैं। लोगों के मुंह पर मीठा बनना नहीं आता है, जो सही है वो कहना आता है। ऐसी परिस्थिति के कारण लोग फायदा उठाते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। लोग हमेशा इमोशंस के साथ खेलते हैं। जब मैं धनु राशि की चर्चा करता हूं तो मुझे लगता है धनु राशि का जो जातक जातिका है वो अपने जीवन में हर जगह अपने आप को सभी की मदद करने के बाद, सभी का साथ देने के बाद,
सभी के लिए अच्छा करने के बाद भी अगर देखा जाए तो जीवन में अपने आप को अकेला खड़ा पाता है या अकेले खड़ी पाती है। जनरली जब मैं धनु राशि की बात करता हूं, स्पेशली धनु राशि की महिलाओं की बात करता हूं, क्योंकि विषम राशि है, पुरुष राशि है, अग्नि तत्व राशि है, अधिकतम मैंने धनु राशि की महिलाओं को मानसिक व्यथा और मानसिक पीड़ा से गुजरते हुए देखा है। सबके लिए सब कुछ करने के बाद भी स्वयं को अपमानित होते हुए देखा है, अशांत होते हुए देखा है। तो जनरली जब मैं धनु राशि की बात करता हूं, मैं एक बहुत प्योर व्यक्ति की बात कर रहा होता हूं, प्योर जातक जातिका की बात कर रहा होता हूं। लेकिन क्रोध बहुत अधिक आता है, क्रोध संभालना बहुत मुश्किल होता है। अंदर से बहुत कोमल होते हैं लेकिन बाहर से कठोर होते हैं। बाहर से लोगों को लगता है कि हमारे प्रति अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी का हित सोचना, सभी का भला सोचना आपका नेचर होता है। ये जनरल मैंने धनु राशि की जो एक विचार है उस पर बात किया। अब हम आइए धनु राशि पर बात करते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र या क्या क्या अगर नाम अक्षर है तो आपका धनु राशि होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, मूला नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के 1 चरण, यानी 9 चरण को टोटल मिलाकर के धनु राशि बनती है। नाम अक्षर धनु राशि के अंतर्गत आता है या पर ए के मात्रा, ध्यान रखिए, या पर ए का मात्रा, ए ओ, या पर ओ का मात्रा अगर आपके नाम अक्षर में आता है, स्टार्टिंग वर्ड, भा भी, BHI, BHA, भा भी, भू, ओके, भा पर डबल, भा पर ऊ का मात्रा, भू, धा, भा और ढा, ओके। अगर हम इंग्लिश के कुछ वर्ड को यूज करने का प्रयास करें तो YE एंड YO, BHA, BHI, BHU या OO ऐसा भी लिया जा सकता है, DH, PH। अगर इन सब अक्षरों से आपका नाम स्टार्ट होता है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आप धनु राशि के जातक जातिका होते हैं। अब कैसे धनु राशि के प्रत्येक जातक जातिका डिफरेंट होते हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप खुद सोचिए, एक राशि में क्यों अलग अलग लोग होते हैं। धनु राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति धनु राशि के स्वामी हैं। अब धनु राशि के अंतर्गत अगर देखा जाए, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, लेकिन धनु राशि बनती है मूला नक्षत्र है, तो मूला नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु हैं। यानी धनु राशि में जन्म हुआ है लेकिन आपका यदि जन्म नक्षत्र मूला है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपका नेचर बिल्कुल चेंज है। आपको क्या पसंद है? आपको जल्दी काम करना पसंद है, आपको रहस्यमयी कामों को करना पसंद है। अगर धनु राशि में जन्म हुआ है लेकिन जन्म नक्षत्र अगर आपका मूला है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ज्योतिष में आपका बहुत इंटरेस्ट होता है, तंत्र इत्यादि में इंटरेस्ट होता है, चैलेंजिंग वर्क करने में आपका इंटरेस्ट होता है, पुलिस या प्रशासन इत्यादि के क्षेत्र में जाकर काम करने का जो विचार है वो होता है। लेकिन मन में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं और मन के अंदर सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, ये कंफर्म होता है। एक्चुअल में करना क्या चाहिए? अगर हम बात करते हैं मूला नक्षत्र की, तो क्योंकि केतु इसके नक्षत्र स्वामी हैं, ये कंफर्म है। जब भी जीवन में होता है तो रहस्यमयी चीजें ही होती हैं, अचानक ही जीवन के अंदर चीजें होती हैं। अगर मूला नक्षत्र में जन्म हुआ है और धनु राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है तो ये देखा गया है कि लोग आपको इग्नोर बहुत करते हैं, यूज एंड थ्रो वाली कंडीशन में बहुत जाता है। जिनके साथ भी आप अच्छा करते हैं या करती हैं, सामने से बदनामी बहुत जल्दी मिलती है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए और चाहे पर्सनल लाइफ की बात की जाए। आपने अच्छा किया, उसमें कमी निकालने का प्रयास किया गया, लोगों का आपने बहुत बेहतर किया, कोई सफलता कंपनी को, घर को, परिवार को, दोस्त को, मित्र को आपके प्रयास से प्राप्त हुई, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही वो सफलता प्राप्त हुई, कुछ ऐसी बात बोल करके, कुछ ऐसा एक वो बना करके आपके बारे में गलत जो धारणा है, गलत जो अफवाह है, उसको फैलाने का प्रयास कर दिया जाता है। ये परिस्थिति होती है। नर वश्य होता है, श्वान योनि होती है, मृग जो है वो महावैर योनि होती है, गुरु इसके स्वामी हैं, राक्षस गण होता है। जनरली आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मैरिज करते वक्त या मित्रता इत्यादि में जो लोग देवगण के होते हैं उनके साथ आपकी मित्रता या मैरिज इत्यादि का बहुत बेहतरीन योग नहीं होता है या संबंध बहुत लंबा नहीं चलता है। तो
तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। राक्षस गण के लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। आदि नाड़ी आपकी होती है, अग्नि तत्व है, जो राशि का तत्व है वो निश्चित रूप से अग्नि तत्व है, इसलिए ऊर्जावान कार्य करना आपके लिए फायदा होता है। तीक्ष्ण नाम संज्ञक और नक्षत्र देवता जो है वो राक्षस होते हैं, ध्यान रखिएगा, नक्षत्र देवता राक्षस होते हैं। अब नक्षत्र देवता राक्षस होने के कारण हमको क्या करना चाहिए, क्या परिस्थिति ध्यान रखनी चाहिए। नक्षत्र देवता राक्षस हैं, जनरली हमको कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों की सेवा इत्यादि करने का जो नशीली पदार्थों का भी सेवन करते हो। बड़ा डिफरेंट है, मतलब बड़ा अजीब सा है, तो ऐसे कोशिश करना चाहिए। हमेशा काल भैरव इत्यादि का पूजन करना आपके लिए फायदेमंद होता है। भैरव बाबा इत्यादि का जो पूजन है वो करना निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होता है। तांत्रिक देवी देवताओं की आराधना पूजा भी आपके लिए फायदेमंद होती है, लेकिन उसमें कुंडली पर सोच विचार करके तभी कार्य करने की आवश्यकता होती है। आपके लिए कौन से कार्य, कौन से बिजनेस फायदेमंद, क्योंकि नक्षत्र देवता कौन है, राक्षस हैं, तो ऐसे बिजनेस, ऐसे कार्य को करना जिसको वैदिक धर्म के विरुद्ध माना जाता हो, जिसको वेद विरुद्ध माना जाता हो, ऐसे कार्य को करना आपके लिए फायदेमंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, लिकर का बिजनेस वेद के अंतर्गत ठीक नहीं है, लेदर का बिजनेस वेद के अंतर्गत ठीक नहीं है। इसी प्रकार गुटखा, तंबाकू या वेपन्स जो हथियार इत्यादि हैं, इसका बिजनेस, इसका काम वेद के अंतर्गत, ये राक्षसी प्रवृत्ति के काम कहे जाते हैं कि राक्षसी, जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि का कार्य ये राक्षसी के अंतर्गत आता है, राक्षसी प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है, तो इस कारण से उसके अंतर्गत जाना फायदेमंद नहीं माना जाता है। अब अगर हम बाकी भी बात करें चीजों को लेकर के, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिस पर शायद हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में चर्चा करने का टाइम नहीं है। अगर मुझे अपने आप को प्रोफेशनली आगे लेकर के जाना है तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत मल युद्ध इत्यादि की जो क्षेत्र है, जहां पर शारीरिक श्रम करना है, लड़ाई इत्यादि करना है, जहां इस प्रकार का जो प्रोफेशन है वो मेरे लिए बड़ा फायदेमंद होता है। इस पर एक बार विस्तार से मैं चर्चा करने का जरूर प्रयास करूंगा। अच्छा, अब आते हैं कि 9 चरण आते हैं। मैंने कहा अच्छा, दूसरा, पहला नक्षत्र हो गया मूला, दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, धनु राशि, जिसके 4 चरण प्रारंभ होते हैं। भू, धा, फा, ढा, ये अक्षर अगर भू, धा, फा और ढा अगर ये अक्षर आते हैं, इट मीन्स कि आपका जन्म है वो पूर्वाषाढ़ा के अंतर्गत हुआ है। योनि वानर होती है और मीढ़ा जो है वो महावैर योनि होती है, यानी इस योनि के लोगों के साथ विवाह या मित्रता इत्यादि बहुत लंबी चलती नहीं है, तो मेढा जिसकी योनि हो उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। गण मनुष्य होता है, राक्षस गण के साथ विवाह हो सकता है और देवगण के साथ भी आपका विवाह इत्यादि हो सकता है। अग्नि तत्व होता है। जल जो है, जनरली नक्षत्र देवता जो है जल है, जल नक्षत्र देवता होने के कारण आपको एक चीज सदैव करना चाहिए। एक तो जब भी घर इत्यादि लें तो कोशिश करें कि उसके आसपास कोई जल का स्थान जरूर हो। अगर जल का स्थान होगा तो ऐसे कंडीशन में आपको घर फलित होगा। आपको घर लेते वक्त हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट है, जो जल का स्थान है, वहां पर अग्नि स्थान इत्यादि ना हो। घर का नॉर्थ ईस्ट इत्यादि जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। जल का हमेशा सम्मान करना चाहिए। पानी बेकार में आपको बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और परमात्मा को जल सदैव अर्पण करना चाहिए। परमात्मा को क्या करना चाहिए? जल यानी गंगा जल इत्यादि मिक्स करके भगवान को सदैव चढ़ाना चाहिए, आपके लिए फायदेमंद होता है। खैर, इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। व्यापार इत्यादि या जो क्षेत्र इत्यादि है, नेवी इत्यादि के क्षेत्र में जाना आपके लिए फायदेमंद होता है। जल से रिलेटेड जितने जल सेना इत्यादि का जो भी तरीका है उसमें जाना फायदेमंद होता है। जल से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड या जल के अंदर रहने वाली चीजों से रिलेटेड व्यापार इत्यादि करते हैं तो हमेशा आपके लिए फायदेमंद होता है। उस पर हम एक बार डिटेल में कभी डिस्कशन करेंगे। कॉल पर भी अगर उस पर डिस्कशन करूंगा तो मुझे लगता है कार्यक्रम इतना लंबा हो जाएगा कि आपके लिए सुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आइए अंतिम बात करते हैं। पूर्वाषाढ़ा के स्वामी जो है वो शुक्र हैं। नेचर किस प्रकार का होता है? अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, धनु राशि, म्यूजिकल क्षेत्र में जाना,
फिल्म इंडस्ट्री में जाना, मीडिया क्षेत्र के अंतर्गत जाना, खूब सज के श्रृंगार करके श्रवण करके रहना आपको पसंद होता है, लुक भी अच्छा होता है। अब सोचिए, मैंने बात की अभी तक धनु राशि की, अभी बहुत डिटेल में नहीं जा पाया हूं, लेकिन एक नक्षत्र है मूला जिसके स्वामी है केतु, दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा जिसके नक्षत्र स्वामी है शुक्र, यानी बिल्कुल डिफरेंट, दोनों नक्षत्रों के अंतर्गत बिल्कुल डिफरेंट। अब बात कर लेते हैं तीसरा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी है सूर्य। अब सोचिए, एक ही राशि है धनु राशि, पहले नक्षत्र के जो लोग हैं उनकी वो ऐसे कार्य, कोई बहुत उनका इच्छा है कि पहलवानी में चले जाएं, जिम खोल लें, बॉडी बिल्डिंग, इस प्रकार के कार्य में उनकी रुचि है, रहस्यमयी विद्या की तरफ रुचि है। दूसरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, धनु राशि में ही आता है, लेकिन रुचि है म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री, डांस, इंटीरियर डेकोरेशन, इन सब चीजों के अंतर्गत, फैशन डिजाइनिंग, शरीर को और समाज को सजाने के जो काम आता है, कॉमेडियन इत्यादि, वो उसमें रुचि है। तीसरा उत्तराषाढ़ा जिसके स्वामी है सूर्य, सीधे इच्छा है प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जाना है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, आईएएस आईपीएस इत्यादि के क्षेत्र के अंतर्गत जाना है, ये सीधा नेचर होता है। पूर्वाषाढ़ा अगर हम देखें, उत्तराषाढ़ा के जो नकुल योनि होती है, सर्प महावैर योनि होती है, मनुष्यगण होता है, इसके अंतर्गत राक्षस और देव दोनों के साथ विवाह हो सकता है, और विश्वई देवादेव यानी भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए विशेष लाभप्रद होती है। अब आइए बात करते हैं कि 9 चरणों में अगर आपका जन्म हुआ है, धनु राशि में आप हैं, तो किस चरण में जन्म होने से आपको किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। हमें कम से कम 7-8 वर्ष के समय पर रिसर्च करना है, लेकिन आपको बड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं ताकि आप समझ पाएं कि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। तो धनु राशि में अगर बात कर लेते हैं कि अगर पहले चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। धनु राशि में पहले चरण यानी मूला नक्षत्र के पहले चरण में अगर जन्म हुआ है या पर एका मात्रा से नाम आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी जानकारी और जाना भी किधर चाहिए, हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए अगर पहले चरण में जन्म हुआ है कि आप एजुकेशनल क्षेत्र के अंतर्गत जाएं, जुडिशरी के अंतर्गत जाएं, धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत जाएं, आपको इन्हीं से रिलेटेड क्षेत्रों को यूज करना चाहिए। अगर आप किसी और क्षेत्र में गए तो सिखाने का जो प्रोसेस है उस क्षेत्र में आपको सिखाने पर काम करना चाहिए, ना कि नौकरी इत्यादि दूसरे। सिखाने वाला जो काम है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर दूसरे चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है तो आर्थिक परिस्थितियां जनरली खराब रहती हैं, इसलिए धन बहुत मुश्किल से रुकता है, धन हमेशा जाता रहता है, इस कारण से आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर धनु राशि के तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो मन बार बार खराब कर्मों की तरफ जाता है, इसलिए गायत्री जप इत्यादि करके अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। नीच कर्म की तरफ मन जाता है, यानी मेल है तो फीमेल्स के प्रति, फीमेल है तो मेल के प्रति, शॉर्टकट पैसा कमाने का तरीका, दारू, मतलब ऐसे कर्मों की तरफ मन जाएगा जिसको वेद विरुद्ध कर्म कहा गया है या धर्म विरुद्ध कर्म कहा गया है। अगर चौथे चरण के अंतर्गत जन्म होता, ध्यान रखिए मूला नक्षत्र की बात कर रहा हूं, अभी तक धनु राशि में जो आता है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत बड़ा मान सम्मान प्राप्त होता है, जिंदगी में पुरस्कार, अवार्ड, सम्मान इत्यादि जरूर प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा। मूला नक्षत्र की बात हो गई। पूर्वाषाढ़ा अगर पहले चरण में जन्म हो यानी धनु राशि के 5वें चरण में जन्म हो तो जातक जातिका बड़े क्रोधी होते हैं, इतना गुस्सा आता है, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि जिसकी हद नहीं है, हमेशा क्रोध में मन रहता है और बीपी इत्यादि हाई होती है, इच्छा करता है कुछ मतलब कहीं भाग जाऊं, कुछ कर लूं अपने आप को, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है, जीवन में सफलता मिलना भी मुश्किल होता है। छठे चरण में अगर जन्म होता है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे जातिका पुत्रवान यानी संतानवान होती हैं और संतान जीवन में बड़ा नाम करता है या करती है, उसके कारण जीवन के अंतर्गत महान नाम होता है, तो कहा जाता है कि पुत्रवान होते हैं। 7वें चरण में अगर जन्म होता है धनु राशि के तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत यानी पूर्वाषाढ़ा के अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे चरण में जन्म हुआ है, इट मींस वो व्यक्ति काम वासना की तरफ बहुत अट्रैक्शन रहता है और बड़ा कंट्रोल रखना चाहिए काम वासना पर, इस पर ध्यान रखिए।
हमेशा मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्शन एंड ये चीजें मुझे पसंद आ रही हैं इनके तरफ, तो अपने एक्चुअल जो टारगेट है उससे मन बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है और काम वासना की तरफ हमारा मन जो है वो बार बार जाता रहता है। तो अगर 7वें चरण में जन्म हुआ हो तो ये परिस्थिति होती है। 8वें चरण में जन्म हुआ तो बहुत धनवान होता है या होती है। ऐसे व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं होती है। जीवन में जहां जन्म लेते हैं उस परिवार में बहुत धन इत्यादि एकत्रित होता है, धनवान होते हैं। अगर 9वें चरण के अंतर्गत जन्म हुआ, स्पेशली उत्तराषाढ़ा के पहले चरण में जन्म हुआ, वो सूर्य इसके स्वामी हैं, तो रक्त विकार से युक्त होते हैं, यानी बॉडी में ब्लड से रिलेटेड जो रोग हैं वो बड़े परेशान करते हैं। शरीर में खून की कमी रहना, ब्लड से रिलेटेड जो रोग हैं वो उत्पन्न हो जाना, फोड़े फुंसी इत्यादि हो जाना, यानी रक्त विकार से युक्त, बीपी इत्यादि हाई रहना, रक्त विकार से युक्त जो समस्या है वो समस्याएं परेशान करती हैं। आगे, अगर धनु राशि में कोई जातक जातिका जन्म लेते हैं 5 मास में और 3 वर्ष में और 6 वर्ष में, ध्यान रखिएगा, 5 मास 5वें महीने में, 3 वर्ष में और 6 वर्ष में शरीर में कष्ट होता है, रोग भय रहता है शरीर के अंदर। जब 5 महीने का बच्चा होता है, 3 वर्ष का बच्चा होता है और 6 वर्ष का होता है तो शरीर इत्यादि में रोग की समस्याएं परेशान करती है। इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि मेरी धनु राशि है या नहीं है। 11वें वर्ष में आंखों में प्रॉब्लम होती है, नेत्र पीड़ा, चश्मा इत्यादि लगता है या नेत्रों में कोई दिक्कत होती है, 11वें वर्ष में नेत्र पीड़ा। 16 वर्ष में जलघात, 24 से 36 वर्ष में शरीर में रोग उत्पन्न होता है और उसके साथ 47, 57, 67 वर्ष में जानवर से या जल से भय होता है और अल्प मृत्यु इत्यादि का योग रहता है। ध्यान रखिएगा, इस समय पर मृत्यु, तुल्य कष्ट इत्यादि होता है। और अगर लग्न शुभ हो, चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, नक्षत्र शुभ हो, तो ऐसी परिस्थिति में 85 वर्ष के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष में, जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो तिथि, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में गुरुवार पुख्य नक्षत्र के दिन यदि आए तो गोधूली बेला में शरीर इत्यादि का त्याग करते हैं, ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो ये मैंने धनु राशि की एक जो बड़ी डिटेल चर्चा आप सबको चाहिए थी, वो चर्चा मैंने आपको करने का और देने का प्रयास किया है। अगर धनु राशि के प्रथम चरण में जन्म होता है, और आपको थोड़ी डिटेल जानकारी दे देता हूं, प्रथम चरण में जन्म होने पर घर के जो घर का मुख होता है, जो घर के सामने रास्ता होता है, वो दक्षिण से उत्तर दक्षिण को रास्ता होता है। घर में खुली जमीन पश्चिम दिशा की तरफ होती है और पूर्व दिशा में घर के शिव मंदिर होता है। घर में देवी की उपासना निश्चित रूप से होती है। दूसरे चरण में जन्म होने पर गली, जो रास्ता घर के सामने होता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है और घर में खुला भाग, ड्राइंग रूम इत्यादि जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होता है। घर के दोनों ओर रास्ता होता है। घर में भगवान शंकर, भगवान हनुमान जी या भगवान विष्णु यानी देवता की उपासना होती है। घर का जो मुख्य व्यक्ति है वो देव उपासक होता है या होती है। तीसरे चरण के अंतर्गत अगर जन्म हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में घर के सामने जो मार्ग है वो उत्तर से दक्षिण होता है। चौथे चरण में घर जो है वो पूर्वमुखी होता है, पूर्वमुखी घर में जन्म होता है। उत्तर से दक्षिण को घर के सामने रास्ता होता है और पुरुष देवता का उपासक घर का मालिक होता है। आइए और चर्चा करते हैं कि क्या परिस्थितियां रहेंगी। धनु राशि के लिए जनरली जो परिस्थिति रहती है, जो पैसा आने का तरीका इत्यादि होता है, वो जनरली फिल्म इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र इत्यादि के क्षेत्र में या महिलाओं के द्वारा ही अत्यधिक धन प्राप्ति का योग होता है। बिकॉज एकादश भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं तो महिलाओं से धन प्राप्ति का योग होता है। दशम भाव में बुध का क्षेत्र होने के कारण व्यापार करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। खैर, इस विषय पर बहुत डिटेल चर्चा करने की आवश्यकता, अगर बहुत डिटेल में चला जाऊंगा तो समय बहुत कम बचेगा और फिर हम चर्चा कर नहीं पाएंगे। सो आइए बात करते हैं कि धनु राशि के लिए आखिर क्या परिस्थितियां रहेंगी। हम अभी चर्चा कर रहे हैं 2024 के अंतर्गत, जहां पर अगर हम धनु राशि को लेकर के बात करेंगे तो धनु राशि में, क्योंकि शनि जो है वो 29 जून के बाद धनु के लिए वक्री होंगे और वक्री होकर के सेकंड हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। तो अगर हम, और उसके साथ अगर हम देखते हैं राहु, क्योंकि 2024 में पूरा आपके लिए जो गोचर करने वाले हैं,
वो 1 अगस्त 2025 तक 1 अगस्त 2025 तक आपके 4th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। हम अगर बात कर लेते हैं 1 अगस्त 2000, सबसे पहले हेल्थ को लेकर के हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के 2024 जुलाई जून जुलाई के बाद की बात करेंगे तो किस प्रकार रहेगा, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति जो आपके हैं वो आपके 6th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो 6th हाउस के अंतर्गत गोचर भी उनका कब तक रहने वाला है, बृहस्पति की वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और वृष राशि में जो गुरु का गोचर रहने वाला है वो 17 मई 2025 तक वृष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। यानी यहां तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान निश्चित रूप से रखना होगा। ध्यान रखिए, हेल्थ का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। नींद इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपका मोटापा इत्यादि बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुगर इत्यादि का जो लेवल है वो हाई रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के 17 मई 2025 तक विशेष ध्यान रखना होगा। उसमें भी किडनी या गुर्दे इत्यादि से रिलेटेड जो चीजें हैं उसका विशेष ध्यान रखना होगा। और बेचैनी इत्यादि उत्पन्न हो तो हेल्थ को लेकर के मुझे थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता दिख रही है। हेल्थ को बेहतर रखने के लिए संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों और ब्राह्मणों को दान करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम 17 मई 2025 से बात करें 18 अक्टूबर 2025 के बीच में, जब बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए जो परिस्थितियां रहने वाली है 2025 में 18 अक्टूबर से लेकर के 2025 में 17 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, इस बीच में विवाह का जो कार्य है वो होगा। पति पत्नी के अगर रिलेशन खराब हैं तो रिलेशन आपके बेहतर होंगे। स्वास्थ्य आपका निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि आपको जरूर प्राप्त होगी। तो इस समय पर आपका जीवन बहुत शानदार रहेगा और निश्चित रूप से कुछ नए नए जानकारियां, कुछ नई नई विषय, कुछ नई नई चीजें आपके जीवन के अंतर्गत आपको प्राप्त होंगी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो परिस्थिति रहेगी 2026 की, अगर हम बात करते हैं करीब करीब 2 जून 2026 से लेकर के और 31 अक्टूबर 2026 के बीच में जो ये समय आपके लिए रहेगा वो फिर से स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने वाला समय रहेगा। इस समय में आर्थिक परिस्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, धन इत्यादि आपके जीवन में खूब आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति यहां भी सचेत रहना होगा। अचानक हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको परेशान करें या अचानक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। उसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसके बाद आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट करने से काफी सारी चीजें बेहतर रहेंगी। फिर हेल्थ को लेकर के अगर हम बात कर लेते हैं 31 अक्टूबर 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। दिसंबर 2026 के बाद की अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के कि दिसंबर 2026 के बाद स्वास्थ्य की क्या परिस्थिति होगी, तो 24 जनवरी 2027 तक करीब करीब दिसंबर से जनवरी के बीच में थोड़ा सा 1 महीने स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। फिर 2026 में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। 26 जून 2027 तक भी आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। 26 नवंबर 2027 के बाद अगर हम बात करते हैं और 2027 में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, 2028 में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, 2029 में साधारण हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के अगर ना बात की जाए तो ये समय आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा 27 दिसंबर 2028 तक। 27 दिसंबर 2028 के बाद आपको जिनको संतान की प्राप्ति इत्यादि को लेकर के दिक्कत है, जो संतान को लेकर के बड़े परेशान हैं या बड़े चिंतित हैं और आपकी राशि कहीं ना कहीं धनु दिखती है, तो संतान को लेकर के आपके लिए 2 समय रहेगा जो बड़ा बेहतर होगा
और इस समय आपको संतान प्राप्ति का संयोग बनेगा ही बनेगा। इस प्रकार की कंडीशन नजर आती है। कब? एक तो संतान प्राप्ति के लिए 26 जून 2027 से लेकर के और 26 नवंबर 2027 के बीच में आपको संतान की प्राप्ति होगी। संतान को लेकर शुभ समाचार प्राप्त होगा, संतान के विवाह इत्यादि का जो संयोग है वो प्राप्त होगा और उसके साथ एजुकेशन को लेकर के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। दूसरा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर समय को हम उठा करके देखते हैं कि दूसरा समय कब होगा, दूसरा 27 दिसंबर 2028 से लेकर के 13 फरवरी 2028 के बीच में संतान का बहुत शानदार संयोग आपके जीवन के अंतर्गत बनने वाला है। ये परिस्थिति आपके जीवन में दिख रही है। तीसरा, अगर हम कार्य क्षेत्र या व्यापार को लेकर के बात करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी इत्यादि का योग जीवन में कब बनने वाला है, आने वाले समय को लेकर के प्रॉपर्टी इत्यादि का योग आखिर कब बनेगा, तो साहब उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए और आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के अगर देखा जाता है। एक तो प्रॉपर्टी को लेकर के जो समय आपका बनेगा वो समय होगा 24 जुलाई 2028 से लेकर के और 28 मार्च 2029 के बीच में। ध्यान रखिएगा, मैंने लंबे समय तक बात की है। 24 जुलाई 2028 से लेकर के और स्पेशली अगर बात करें 24 अगस्त 2029 के बीच में, ये समय आपकी प्रॉपर्टी के लिए, अपने जीवन को दोबारा से प्रारंभ करने के लिए, अपने व्यापार इत्यादि के लिए बहुत बेहतरीन टाइम होगा। इस टाइम पर अपने कार्य क्षेत्र में आप बड़ी उन्नति करने वाले हैं या करने वाली हैं। इस टाइम प्रॉपर्टी इत्यादि आपको प्राप्त होने वाला है या होने वाली है। दिल से जिस प्लेस पर आप चाहते हैं जाना, उस प्लेस तक आप पहुंचने वाले हैं या पहुंचने वाली है। ये परिस्थिति आपके लिए निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो नौकरी को लेकर के, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, माता पिता को लेकर के, ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। अब अगर हम कुछ बात करते हैं एजुकेशन के लिए कि आखिर बच्चों के एजुकेशन की दृष्टि से कौन कौन सा समय बहुत बेहतरीन रहेगा या प्रेम संबंध की दृष्टि से कौन सा समय बहुत बेहतरीन रहेगा, तो अगर हम एजुकेशन को लेकर के बात करते हैं तो एक तो जो समय एजुकेशन को लेकर के रहेगा वो 26 जून 2027 से लेकर के एजुकेशन के लिए बहुत बेहतरीन समय। वैसे तो 2026 में भी एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। 31 अक्टूबर 2026 से लेकर के जो एजुकेशन के लिए समय होगा वो बहुत बेहतरीन रहेगा और 26 नवंबर 2027 तक जो ये समय रहेगा वो एजुकेशन की दृष्टि से आपके लिए बहुत बेहतरीन टाइम रहेगा। इसमें आपको एजुकेशन प्राप्त होगी और अच्छी एजुकेशन प्राप्त होगी और जो एजुकेशन इस टाइम पर प्राप्त होगी वो आगे आपके लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स को देने वाली होगी। इस प्रकार का संयोग रहेगा। तीसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि एजुकेशन के लिए और कौन सा समय हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा, तो वो समय होगा 27 दिसंबर 2028 से। आप याद रख सकते हैं 27 दिसंबर 2028 से लेकर के और 20 जनवरी 2030 के बीच में हायर एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन का संयोग बनेगा। इसी बीच में प्रेमी और प्रेमिका के भी जीवन में आने का संयोग और उनके साथ विवाह को लेकर के जो परिस्थिति है वो आपकी बनती हुई दिख रही है। विवाह को लेकर के वैसे भी मैंने स्टार्टिंग की परिस्थिति की ही चर्चा की है, स्टार्टिंग में ही विवाह इत्यादि का संयोग बनेगा। ये वो समय होगा, मैं आपको एक बात और क्लियर कर रहा हूं, ये जो समय होगा स्पेशली आपका 27 दिसंबर 2028 से लेकर के और 2029 या 2030 तक बात करें 20 जनवरी 2030 तक, इस बीच में आपके जीवन में पैसा बहुत तीव्र गति से आएगा, बुद्धि बहुत तीव्र तरीके से काम करेगी, अच्छे मित्र से, अच्छे जो पुराने दोस्त इत्यादि हैं उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने का जो संयोग है वो इस समय पर आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो ये परिस्थिति आपके लिए रहेगी। हाँ, 2030 में अगर मैं जाकर के बात करूंगा, 2030 में स्पेशली 20 जनवरी 2030 से लेकर के 14 मार्च 2030 के बीच में आपके स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत रहे, इस प्रकार की परिस्थिति है।
भाग दौड़ इस बीच में अत्यधिक होगा और इसी बीच में आपकी विदेश यात्रा यानी इंडिया से बाहर शिफ्ट होने का यदि आप सोच रहे हैं या सोच रही हैं या अपने प्रदेश से बाहर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं सोच रही हैं तो ये समय इस समय पर निश्चित रूप से बनेगा। खैर, हम बहुत सारी डिटेल में भी चर्चा करेंगे क्योंकि इसी बीच में जो हम समय की चर्चा कर रहे हैं इसी समय शनि आपके कंटक योग के अंतर्गत भी जरूर गोचर करेंगे, क्योंकि शनि अभी वक्री रहेंगे 2024 में 29 जून के बाद, और फिर शनि आपके लिए जो मार्गी होंगे 14 नवंबर 2024 को और 30 मार्च 2025 को शनि क्योंकि आपके 4th हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे। तो विदेश यात्रा को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो एक ये समय भी आपको, इस समय शनि कंटक योग के अंतर्गत आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, वो कंटक योग के अंतर्गत रहेंगे। तो शनि का मीन राशि में जाना, कंटक योग में विराजमान होना 30 मार्च 2025 से लेकर के और 27 जुलाई 2026 के बीच में आपको अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर जरूर जाना पड़ेगा। इवन विदेश यात्रा इत्यादि का जो संयोग है वो आपके जीवन में बने, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में दिख रही है। 4 जून 2027 से जब शनि मेष राशि के अंतर्गत जाएंगे, आपके पंचम भावस्थ जाकर के गोचर करेंगे, और क्योंकि ये रहेंगे 2000 करीब करीब जो इनका समय बनेगा ये 9 अगस्त 2029 तक रहने वाले हैं। यहाँ पेट के अंदर समस्या से आप थोड़ा परेशान रहें, पेट की प्रॉब्लम इत्यादि से परेशान रहें, काफी सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। खैर, बहुत कुछ चर्चा करने को है। मैं जानता हूं कि अगर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा तो शायद 1.5 घंटे तक बात करूंगा, तब भी मेरे पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। इसीलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ प्लीज लाइव जुड़ करके बात कर सकते हैं। आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है अपने जीवन में, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, जिन्होंने आपको कुछ ज्ञान दिया है, उनका सम्मान जीवन भर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि स्वामी गुरु है। टीचर इत्यादि का सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मेरे साथ लाइव जुड़ें। बाकी आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर चर्चा कर सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम।